हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों के सामने लेके आए हैं भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत एक प्रावधान है, वो है नागरिकता। भाग दो में है नागरिकता। और नागरिकता की अगर बात करें तो इसमें अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद क्रमांक 5 से लेके अनुच्छेद क्रमांक 11 तक नागरिकता के लिए वर्णित है, नागरिकता को उल्लेखित करता है। तो मित्रों, हम लोग एक एक अनुच्छेद अच्छे से क्लियर करेंगे और यहाँ से बनने वाले प्रमुख क्वेश्चन को भी हम लोग टारगेट बना के चलेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मित्रों कि नागरिक होता क्या है, नागरिक क्या होते हैं। हम लोग नागरिकता पढ़ रहे हैं, नागरिक क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। नागरिक और व्यक्ति में क्या अंतर होता है ये बात समझ लेते हैं, तो ये चैप्टर पढ़ने में हमको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। चलिए मित्रों, तो बात करेंगे नागरिक। नागरिक क्या होता है। किसी देश का नागरिक अगर है तो इसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसे देश का संवैधानिक, राजनीतिक तथा विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वह व्यक्ति उस देश का नागरिक कहलाता है। जैसे कि हम हैं, आप हैं, हम लोगों को भारत देश के सभी संवैधानिक, राजनीतिक तथा विधिक अधिकार प्राप्त हैं, अर्थात हम भारतवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। ठीक है। अगर व्यक्ति की बात करें तो अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आता है, तो वह भारत के लिए एक व्यक्ति होगा, न कि नागरिक होगा। समझ गए, ये व्यक्ति और नागरिक में अंतर है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मित्रों अनुच्छेद क्रमांक 5 की। अनुच्छेद क्रमांक 5 क्या कहता है, बहुत अच्छे से बड़े गौर से आपको समझना है दोस्तों। ठीक है। तो अनुच्छेद क्रमांक 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता मतलब जब अपना भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ तो नागरिकता किस बेस पर नागरिकता प्रदान की जाती थी। पहला अनुच्छेद क्रमांक 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। ठीक है। तो किस तरह से दी जाती थी वो देख लेते हैं। तो जब अपना भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ तो उसके अंतर्गत बोला गया कि जन्म, अगर किसी भारतीय निवासी का कि भारतवासी का जन्म, मूल वंश और वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की प्रावधान रखी गई थी। किस किस बेस पे, जन्म, मूल वंश और वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसा जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो अनुच्छेद क्रमांक 5 में लिखा गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, अनुच्छेद क्रमांक 6। अनुच्छेद क्रमांक 6 कहता है कि जब भारत जब आजाद होता है और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ गए। तो दोनों के लिए 6 और 7, एक तो पाकिस्तान से भारत जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान, 6-7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। ठीक है। इस तरह से अनुच्छेद क्रमांक 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। ठीक है। और अनुच्छेद क्रमांक 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। 6 और 7 दोनों कोरिलेट करके पढ़ेंगे मित्रों। 6 कहता है
कि पाकिस्तान जब बंटवारा हो जाता है भारत और पाकिस्तान का, तो कुछ लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान जाना चाहते थे और कुछ लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत आना चाहते थे। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद क्रमांक 6 में लिखा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान, और अनुच्छेद क्रमांक 7 में लिखा गया भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। क्लियर? अब हम बात करेंगे अनुच्छेद क्रमांक 8 की। अनुच्छेद क्रमांक 8 कहता है मित्रों कि भारत से विदेश जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। जो भारतवासी हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान होना चाहिए, वो अनुच्छेद क्रमांक 8 में वर्णित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मित्रों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद क्रमांक 9। अनुच्छेद क्रमांक 9 कहता है कि नागरिकता का त्याग या नागरिकता की समाप्ति कैसे की जा सकती है। नागरिकता की समाप्ति या त्याग कैसे किया जा सकता है, अनुच्छेद क्रमांक 9। तो नागरिकता की समाप्ति या त्याग निम्न 3 से 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। इसी वजह से नागरिकता को समाप्त कर दिया जा सकता है या छीन लिया जा सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखिए मित्रों, पहला पॉइंट है स्वेच्छा से। स्वेच्छा मतलब यदि कोई नागरिक अपनी इच्छा अनुसार नागरिकता को त्यागना चाहता है, नागरिकता को त्यागना चाहता है, तो वो त्याग सकता है और अपना नागरिकता खत्म कर सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है मित्रों कि यदि भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता स्वीकार करता है, तो उसकी भारत से नागरिकता निरस्त कर दी जाएगी। यदि भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात यदि कोई भारत का नागरिक है और वो भारत में, अभी तो भारत का नागरिक है, लेकिन वो अमेरिका में जाके रहने लगता है और वहाँ की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है, तो वो भारत से उसकी नागरिकता क्या हो, समाप्त कर दी जाएगी, ऑटोमेटिक स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यदि किसी नागरिक के प्रति देशद्रोह का आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। तीसरा पॉइंट, यदि किसी नागरिक के प्रति देशद्रोह का केस सिद्ध हो जाता है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आएगा मित्रों, गलत तथ्य या सूचना के आधार पर ली गई नागरिकता। अगर आप अनलीगल तरीके से अपना नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो आपकी नागरिकता खारिज की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। ठीक है, ये नागरिकता के 3 से 4 पॉइंट हैं जो कि समाप्त करने की बात करती हैं। ठीक है, अब बात आती है मित्रों अनुच्छेद क्रमांक 10। अनुच्छेद क्रमांक 10 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब सरकार ऐसा क्या करे जिससे नागरिक का अधिकार बना रहे, है ना। उसके लिए अनुच्छेद 10 के तहत मतलब नागरिकता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 2 प्रकार के कार्ड जारी किए जाते हैं। 2 प्रकार के कार्ड जारी किए जाते हैं। एक का नाम है OCI कार्ड, दूसरा का नाम है PIO कार्ड। देखिए, दोनों कार्ड के बारे में हम एक लिस्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं मित्रों। बहुत अच्छे से आपको पॉइंट वाइज समझ में आएगा कि क्या होता है OCI कार्ड और क्या होता है PIO कार्ड, और दोनों में क्या अंतर होता है। 3 से 4 बातें हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं OCI का फुल फॉर्म, PIO का फुल फॉर्म। तो OCI का फुल फॉर्म होता है मित्रों ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया।
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, भारत के मूल व्यक्ति, इसको बोलेंगे भारत के मूल व्यक्ति, और इसको बोलेंगे कि भारत के विदेशी नागरिक, इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो भारत के विदेशी नागरिक, इसको पढ़ेंगे भारत के मूल व्यक्ति, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। क्लियर? तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे OCI की, ओवरसीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। OCI एक लाइफ टाइम वीजा है। OCI क्या है? OCI एक लाइफ टाइम वीजा है। क्लियर? ये किसके लिए है? कि यह विदेश में रहने वाले उन लोगों के लिए है, विदेश में रहने वाले उन लोगों के लिए है जो 1950 के बाद भारत से गए हैं। 1950 के बाद, जो 1950 के बाद भारत से गए हैं, बशर्ते वो जिस देश में गए हैं वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? अगर वहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है तो वहां पर OCI मतलब ओवरसीज का कार्ड मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। क्लियर? अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। OCI कार्ड धारकों को, मतलब OCI के तहत जिस व्यक्ति के पास OCI कार्ड है उसको भारत में वोटिंग मतलब वोट देने का अधिकार, संवैधानिक चुनाव लड़ने का अधिकार तथा प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि हो गया, इन तीनों को छोड़कर बाकी उसको सभी नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब जिस भारतीय के पास, जो विदेश में रह रहा हो, उसके पास OCI कार्ड है, OCI कार्ड बना हुआ है, तो उसको भारत में वोटिंग, संविधान चुनाव लड़ने तथा प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि क्षेत्र, ऐसे 3 क्षेत्रों को छोड़कर, 3 वोटिंग, संविधान लड़ने और प्राथमिक क्षेत्र, 3 क्षेत्रों को छोड़कर उसको नागरिक के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। एक नागरिक के जो जो अधिकार होते हैं, समस्त अधिकार उसको प्राप्त होंगे। क्लियर? ये होता है आपका OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? एक होता है मित्रों PIO कार्ड, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, भारत के मूल सदस्य, मूल व्यक्ति। अब इसके बारे में बात करेंगे। यह 15 वर्षों के लिए बनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है मित्रों कि OCI कार्ड कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है, तो वो 15 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। क्लियर? OCI कार्ड 15 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। दूसरा पॉइंट, यह वीजा नहीं है, यह कार्ड वीजा नहीं है। OCI कार्ड वीजा नहीं है, किंतु OCI कार्ड वालों को भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। जिस भारतीय के पास PIO कार्ड है और वो भारत आना चाहता है तो उसको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आ सकता है। क्लियर? क्लियर? ठीक है। थर्ड पॉइंट है मित्रों कि PIO कार्ड धारकों को नागरिकता के आधार, नागरिक के आधार तो नहीं दिए जाएंगे, परंतु उसको आर्थिक और शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। एक नागरिक के जो अधिकार होते हैं वो PIO कार्ड धारकों को नहीं दिए जाते, किंतु आर्थिक तथा शैक्षणिक सुविधाएं उनको प्राप्त की जाती हैं, मुहैया कराई जाती हैं। क्लियर? ये होता है PIO कार्ड, ये है आपका OCI कार्ड। क्लियर? जो कि भारत सरकार अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखने के आधार पर जारी करता है। ठीक है, चले अब आगे की बात करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद क्रमांक 11। अनुच्छेद क्रमांक 11 क्या कहता है कि नागरिकता के अधिकारों की नियमावली बनाने के लिए संसद को शक्ति, मतलब नागरिकता के अधिकारों की नियमावली बनाने के लिए, कि मतलब किस तरह से नागरिक भारत में नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, उसकी नियमावली बनाने के लिए किसको शक्ति प्रदान की गई? संसद को। ठीक है,
मित्रों इसमें क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 के बाद जब अपना देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी सन 1950 के बाद नागरिकता के अधिकारों का नियमन बनाने का उत्तरदायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद को प्रदान की गई। किसको प्रदान की गई? संसद को प्रदान की गई। ठीक है, तो संसद द्वारा नागरिकता के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिकता अधिनियम, संसद द्वारा नागरिकता के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम सन 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम सन 1955 जारी करती है और उसमें निम्न 5 विधियां बताती हैं कि इन 5 विधियों से भारत में नागरिकता प्रदान की जा सकती है या ग्रहण की जा सकती है। कौन कौन सी थी, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहला है जन्म, पहला है पॉइंट जन्म। इसका मतलब है कि 26 जनवरी सन 1950 के बाद भारत में जन्मे समस्त व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। क्लियर? ये जन्म का मतलब हो गया। अगर वो भारत में जन्म लिए हैं तो वो भारत के नागरिक होंगे। क्लियर? दूसरी बात है वंशक्रम या रक्त संबंध। वंशक्रम, इसको समझिए। वंशक्रम का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, अगर कोई व्यक्ति या कोई भारतीय जो कि विदेश में जन्म लेता है और उसके माता या पिता, जब वह जन्म लेता है उसके माता पिता तब भारत के नागरिक हो, माता हो या पिता कोई एक भी होगा तो भी उसको नागरिकता भारत की प्रदान की जाएगी। क्लियर? एक बार फिर से देखिए, यदि कोई भारतीय विदेश में जन्म लेता है और जब वह जन्म लेता है उस समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक हैं तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। किस क्रम में? वंश क्रम में, मतलब रक्त संबंध के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पंजीकरण। पंजीकरण देखिए, पंजीकरण के 2 पार्ट हैं। पंजीकरण के 2 पार्ट हैं। पहला, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिक से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वह 10 वर्ष भारत में उसके साथ रह लेता है तो पंजीयन के द्वारा उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष, पहले यह 5 वर्ष था, अब इसको बढ़ा के कितना वर्ष कर दिया गया है? 10 वर्ष। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिक से शादी कर लेता है और शादी करने के पश्चात 10 वर्ष भारत में निवास पूर्ण कर लेता है तो उसको पंजीयन के आधार पर या पंजीकरण के आधार पर भारत में नागरिकता प्रदान की जा सकती है। क्लियर? दूसरा, यदि कोई विदेशी व्यक्ति 5 वर्ष या उससे अधिक से भारत में किसी सरकारी पद पर कार्यरत है या भारत के किसी कार्य के और भारत के लिए कार्य कर रहा हो और भारत में वह ऐसा 5 वर्ष से अधिक कर चुका है तो उसको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। पंजीकरण के आधार पर उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो ये होता है पंजीकरण। नेक्स्ट बात करेंगे मित्रों देशीकरण। देशीकरण क्या होता है उसको समझते हैं। देशीकरण का मतलब है
कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर भारत आता है और अपने आप को देशीकरण मतलब भारत के अनुरूप ढाल लेता है और भारत में लगातार वह 10 से 15 साल तक लगातार रह रहा हो, तो इस आधार पर उसको देशीकरण करके नागरिकता प्रदान की जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट होता है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण, इसको ध्यान से समझिए कि यदि भारत सरकार किसी विदेशी या किसी पड़ोसी क्षेत्र का अधिग्रहण करती है, मतलब सम्मिलित करती है भारत में, तो उसमें रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो स्वतः ही भारतीय हो जाएंगे, स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सन 1961 में गोवा और दमन व दीप गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से अलग कर भारत में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था? सन 1961 में पुर्तगालियों से छीनकर भारत में सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, यहाँ पर पहले से जो लोग रह रहे थे, जब उसे भारत में सम्मिलित किया गया तो वहाँ पर रहने वाले लोग भी भारतीय हो जाएंगे, उनके भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। क्लियर। अगर बात करें मित्रों कि गोवा, तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से सन में दिया गया है, ये आपको बताना है। 1961 में गोवा को भारत में सम्मिलित किया गया और गोवा को पूर्ण राज्य कब बनाया गया, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्लियर। चलिए, हालांकि मैं इसको पहले बता चुका हूं, आपको फिर से बताना है। ठीक है मित्रों, तो ये था अपना आज का नागरिकता का सेशन, भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता का सेशन, ये क्लियर हुआ। ठीक है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस उतने बनते नहीं हैं, बस हम एक नागरिक हैं तो नागरिकता का प्रावधान जानना चाहिए, इस बेस पर भी हम पढ़ सकते हैं। और अगर क्वेश्चन बन के आते हैं तो आपसे बनने चाहिए। ठीक है ना। इस बेस पर मैं इस लेक्चर को लिया हूँ। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ के लिख के कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जय हिंद।